नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत जो परक्विजिट्स हैं, पर्क्स हैं, उसमें जो विशिष्ट कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के अनुलाभों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया था किराए मुक्त रहने के मकान की सुविधा। सेकंड देखिए, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व भुगतान। यदि नियोक्ता अपने कर्मचारी के दायित्व का भुगतान करता है तो देखिए, यदि नियोक्ता कर्मचारी के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो यदि नियोक्ता न करता तो कर्मचारी वहन करना पड़ता। यानी अगर नियोक्ता उसको नहीं चुकाता तो उसे कर्मचारी चुकाना पड़ता। तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि ऐसी ऐसी अनुलाभ मानी जाएगी। इसको हम परक्विजिट्स मानेंगे। इसको कर्मचारी की आय में शामिल करेंगे। ऐसे दायित्व कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे कर्मचारी के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान यदि कनेक्शन कर्मचारी के नाम से और बिल कर्मचारी के नाम से आ रहा है, तो अगर बिल का भुगतान नियोक्ता कर रहा है तो उसके लिए अनुलाभ माना जाएगा। कर्मचारी के होटल या क्लब के बिलों का भुगतान कर रहा है नियोक्ता, तो भी उसके लिए अनुलाभ माना जाएगा। कर्मचारी का जो इनकम टैक्स है उसका भुगतान नियोक्ता कर रहा है तो भी वो अनुलाभ माना जाएगा। कर्मचारी निजी ऋण का भुगतान कर रहा है तो भी अनुलाभ माना जाएगा। कर्मचारी के बच्चों को शिक्षा के व्यय का भुगतान, शिक्षण संस्था नियोक्ता की नहीं है, अगर नियोक्ता की नहीं है और उसने शिक्षा के व्ययों का भुगतान किया है तो वो उसके लिए अनुलाभ माने जाएंगे। यदि घरेलू नौकर कर्मचारी रखा है और उसके लिए भुगतान नियोक्ता नहीं कर रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। कार कर्मचारी की है और चलाने के लिए वह नियोक्ता चुकाता है तो ये भी अनुलाभ मान जाएगा। अन्य कोई भुगतान यदि बिल कर्मचारी के नाम से भुगतान नियोक्ता ने किया है तो ये धारा 17(2)(4) में ये अनुलाभ माना जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कर्मचारी के जीवन बीमा या वार्षिकी के लिए चुकाई गई राशि। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम या के रूप में या वार्षिकी एन्युटी अनुबंध के लिए चुकाई गई राशि अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी की आय में शामिल की जाती है। इसमें देखिए नोट है, यदि नियोक्ता ऐसे प्रीमियम का भुगतान करता है जो प्रीमियम राशि देय होने पर अनुलाभ होगा न कि भुगतान करते समय। यदि प्रीमियम मार्च 2020 में देय होता है किंतु नियोक्ता ने इसका भुगतान अप्रैल 2020 में किया तो ऐसा प्रीमियम 19-20 गत वर्ष के लिए अनुलाभ माना जाएगा, न कि 20-21 गत वर्ष के लिए। अब इसने अप्रैल 2020 में किया, प्रीमियम था मार्च 2020 का, तो ये 19-20 के लिए अनुलाभ माना जाएगा, न कि 20-21 के लिए। यदि नियोक्ता ने दुर्घटना बीमा प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम, चरित्र तथा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया तो ये कर योग्य नहीं है। ये दुर्घटना बीमा प्रीमियम, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम और चरित्र तथा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया तो ये कर योग्य नहीं। ये इसको हमें टैक्स जो ये टैक्स फ्री है। नियोक्ता द्वारा चुकाई गई प्रीमियम राशि पर कर्मचारी को धारा 80C के अंतर्गत निम्नानुसार कटौती प्रदान की जाएगी। प्रीमियम राशि चाहे नियोक्ता चुकाए पर 80C की डिडक्शन है वो कर्मचारी को ही मिलेगी। फोर्थ पॉइंट है, ब्याज मुक्त या रियायती ऋण दर पर ऋण। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्य को बिना ब्याज की रियायती दर को लोन दिया है तो इस सुविधा का जो मूल्यांकन हम करेंगे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संबंधित गत वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1 अप्रैल को घोषित ब्याज दर के आधार पर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2019 की जो रेट है वो आगे टेबल दी हुई है, देखिए। मकान हेतु अगर बिना ब्याज या कम ब्याज पर लोन दे रखा है तो महिलाओं के लिए तो रेट है 8.70 से 9.10, पुरुषों के लिए 8.75 से 9.15। नई कार हेतु 9.30 से लेकर 9.80 तक। प्रमाणित पूर्व स्वामित्व वाली कार है तो 11.05 से 12.05% पर एनम रेट है। दुपहिया वाहन चालक हेतु लोन ले रखा है, वाहन चालक ले रखा है तो ये 17.60 पर एनम है। सुपर बाइक हेतु ले रखा है तो 11.80 पर एनम है। अगर एजुकेशन लोन ले रखा है 7.5 लाख रुपए तक तो 10.55 पर एनम। ये आपको रेट्स याद करनी पड़ेगी। 7.5 लाख रुपए से अधिक लोन है तो 10.80 है। अगर लड़की है तो लोन लिया गया है तो 0.5% कमी हो जाएगी, यानी 10.30 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन। अगर सिबिल स्कोर 650 या 650 से ज़्यादा है तो 11.65, सिबिल स्कोर अगर 650 से कम है तो 12.15% पर एनम।
ब्याज की गणना है वो प्रत्येक माह के लिए की जाएगी। माह के अंत में शेष रही राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। और यदि ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया गया है तो उक्त ब्याज दर से वसूल की गई ब्याज दर का अंतर सुविधा का मूल्य मान जाएगा। तो अगर मान लीजिए उसको रियायती दर पर दिया, जैसे मान लो दुपहिया वाहन का उसको 12% पर लोन दिया गया है और जो रेट है SBI की वो 17.60 है। तो 17.60 में से हम 12% रेट का घटा देंगे, बाकी जो बचेगी 5.60, तो ये हमारी टैक्सेबल हो जाएगी। यदि ऋण मकान, शिक्षा, कार, दुपहिया वाहन यानी त्योहार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से लिया गया है तो ब्याज की दर एक्सप्रेस क्रेडिट वाली होगी। मकान के ऋण व क्रय बनाना सम्मिलित है। मकान की मरम्मत को इसमें शामिल नहीं किया गया। मरम्मत हेतु ऋण पर ब्याज दर एक्सप्रेस क्रेडिट वाली ही होगी। निम्नलिखित परिस्थिति में उक्त लाभ कर मुक्त होगा, अर्थात लाभ का मूल्य शून्य। अपवाद है इसमें, अगर इसके अंतर्गत आता है तो वो टैक्स फ्री है। यदि ऋण की मूल राशि 20,000 रुपये से अधिक न हो, यदि किसी कर्मचारी ने पहले 10,000 का लोन लिया है और उक्त तरह से गणना किया गया ब्याज कर मुक्त होगा, किंतु उसने यदि पुनः 30,000 का लोन ले लिया है तो अब कुल राशि 40,000 हो जाएगी, अतः पहले वाले ऋण का भी ब्याज कर योग्य हो जाएगा। पहले 10,000 का ले रखा है तो 20,000 से कम है तो उसने टैक्स फ्री ले लिया लोन। फिर उसने 30,000 का लोन और ले लिया तो टोटल लोन 40,000 हो गया। अब 40,000 पर जो पिछले उसने छूट ले रखी वो भी कर योग्य हो जाएगा। अब यानी टोटल 40,000 पर ब्याज, जो 40,000 पर ब्याज होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यदि ब्याज मुक्त ऋण आयकर अधिनियम की धारा 3A में वर्णित रोगों के उपचार हेतु लिया गया है, तो जैसे हृदय, कोई जो इनकम टैक्स एक्ट में 3A धारा है उसमें अंदर जो असाध्य रोग हैं जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, एड्स, क्षय रोग आदि है, तो इसके लिए किसी ने अगर चिकित्सा के लिए लोन लिया है तो इस पर ब्याज की कर मुक्ति मिलेगी। किंतु यदि कर्मचारी की कोई राशि चिकित्सा बीमा योजना के तहत मिल जाती है तो इस राशि तक प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज की कर मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर उसने लोन की छूट कोई चिकित्सा बीमा योजना में मिल रहा है तो उसको घटा कर हम लेंगे। नेक्स्ट है चल संपत्तियों का उपयोग, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। यदि नियोक्ता ने कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को संपत्ति, कंप्यूटर, लैपटॉप को छोड़कर उपयोग करने के लिए दी है तो ऐसी सुविधा का मूल्य निम्न राशि होगा। पहली है, यदि इन संपत्तियों का स्वामी नियुक्त है तो संपत्ति लागत 10%। यदि स्वामी नियुक्त है तो कॉस्ट का 10% टैक्सेबल हो जाएगा। यदि इन संपत्तियों को नियोक्ता ने किराए पर ले रखा है तो चुकाएगा किराया वो टैक्सेबल होगा। और कोई राशि अगर उसने नियोक्ता से कर्मचारी से वसूल की है तो वो हम इसमें लेस करके टैक्सेबल करेंगे। नेक्स्ट है चल संपत्तियों का हस्तांतरण। यदि नियोक्ता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चल संपत्ति उसके पारिवारिक सदस्यों को हस्तांतरित कर दी है तो ऐसी सुविधा का मूल्य अगर प्रकार होगा। अगर कोई उसको उपयोग न करने बजाय उसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसके लिए क्या नियम है, अगर कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है कोई तो संपत्ति की मूल लागत में से प्रत्येक संपूर्ण 1 वर्ष के लिए क्रमागत हाथ पद्धति की दर से 50% से 8 पश्चात शेष राशि 50% WDU मेथड से हम अपलिखित करके फिर जो शेष राशि बचेगी वो सुविधा का मूल्य होगा। मोटर कार की मूल लागत में से प्रत्येक संपूर्ण 1 वर्ष के लिए क्रमागत हाथ पद्धति से इसमें 20% दर से हाथ घटाने के पश्चात शेष राशि टैक्सेबल होगी। अन्य घरेलू उपकरण, संपत्ति की मूल लागत में से प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए स्थायी किस्त पद्धति की दर से, इसमें हमें WDU मेथड नहीं लेनी, हमें लेनी है स्थायी किस्त पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसमें 10% दर से हाथ घटाने के बाद शेष राशि लेनी है। इसमें हाथ संपूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाएगा, वर्ष के भाग को छोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 वर्ष 3 महीने हुए तो जो ऊपर के 3 महीने उसको हम छोड़ देंगे। फिर सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में प्रिंटर, डिजिटल डायरी, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य घरेलू उपकरणों में टीवी, फ्रिज, AC, ओवन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, हार्ड प्लेट आदि सम्मिलित होते हैं।
यदि अन्य घरेलू उपकरण 10 वर्ष से इससे अधिक पुराने हैं तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा, क्योंकि स्थायी किस्मती में 10% दर से मूल्यह्रास के बाद अतिरिक्त मूल्य शून्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत अगर कोई 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसका मूल्य शून्य हो जाएगा। फिर 7 पॉइंट हमारा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना स्वेट इक्विटी अंश। स्वेट अंश वह अंश है जिसे एक कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को रियायती दर पर मुफ्त में अथवा किसी कार्य के प्रतिफल स्वरूप नगद के स्थान पर निगमित करती है। कोई कर्मचारी ने प्रतिफल के भुगतान के बदले नगद न दे करके उनको शेयर दे देती है। इस तरह के निगमन का विकल्प एक कर्मचारी के लिए अनुलाभ माना जाता है। इसे अनुलाभ का मूल्य निम्न प्रकार होगा। अधिसूचित अगर कोई लिस्टेड है, कोटेड है, यदि ऐसे अंश भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अधिसूचित है तो ऐसे विकल्प का उपयोग करने वाले दिन का उचित बाजार मूल्य, जो उस दिन का उचित बाजार मूल्य दिन के प्रारंभ अंत के मूल्य का औसत लेंगे, यह अंशों का मूल्य माना जाएगा। इस राशि में से वह राशि जो कंपनी क्रमतः से वसूल कर ली है वो हम घटाकर शेष राशि ही उसका अनुलाभ माना जाएगा। अब गैर अधिसूचित अंश अनकोटेड शेयर्स है, उसमें यदि ऐसे अंश भारत में किसी स्कंद विनिमय में अधिसूचित नहीं है तो उचित मूल्य का निर्धारण मर्चेंट मेकर द्वारा विकल्प का उपयोग करने वाले दिन किया जाएगा। इस मूल्य में से कर्मचारी की वसूल की गई राशि को घटा देंगे और शेष राशि अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। तो 8 पॉइंट है अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास एवं अन्य व्ययों का नियुक्त द्वारा भुगतान अथवा पुनर्भरण। यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार होगा। यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध है तो सुविधा का मूल्य नियुक्त द्वारा वास्तव में व्यय की राशि हो जाएगी। यदि उक्त सुविधा सभी कर्मचारियों को समान रूप से उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सुविधा का मूल्य वह अनुलाभ माना जाएगा जो बाह्य एजेंसी जनता से वसूल करती है। नेक्स्ट है, यदि नियोक्ता ने कर्मचारी से कोई राशि वसूल की है तो उसमें कम कर देंगे। यदि कर्मचारी कार्य से बाहर गया है और उक्त सुविधा का मूल्य शून्य होगा, किंतु यदि उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ भ्रमण पर हैं तो परिवार के सदस्यों के लिए उक्त मूल्यांकन कर्मचारी तो अनुलाभ होगा। इसका यदि कर्मचारी ने कार्य समाप्त कर व्यक्तिगत कारणों से उस सुविधाओं का उपयोग किया तो ऐसे व्यक्ति समय हुई सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा। अवकाश, यात्रा, रियायत, सहायता जिसे आगे समझा गया ऊपर युक्त नियम लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, निःशुल्क भोजन, नाश्ते, शीतल पेय की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ फ्री फूड, रिफ्रेशमेंट और कोल्ड ड्रिंक। कार्यालय समय में यदि नियोक्ता ने कर्मचारियों को उक्त सुविधाएं प्रदान की है तो सुविधा का मूल्य प्रकार होगा। चाय अथवा चाय के समान अन्य पेय जो नशीले न हों तथा हल्का नाश्ता आदि सुविधा पूर्णतः कर मुक्त है। अगर चाय पिला रहे हैं, चाय के समान अन्य पेय जैसे कॉफ़ी होगी इत्यादि हैं तो या हल्का नाश्ता है तो सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। भोजन एवं अन्य नशे से मुक्त पेय पदार्थ आदि की सुविधा, यदि सुविधा दूर दराज के क्षेत्र, रिमोट एरिया, अपतटीय क्षेत्र, ऑफशोर साइट पर प्रदान की गई तो पूर्णतः कर मुक्त है। अगर रिमोट एरिया है वहाँ अगर सुविधा कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स फ्री है। उक्त फर्स्ट के अतिरिक्त अन्य स्थान पर अगर इस दूर दराज क्षेत्र या ऑफशोर साइट के अलावा कोई है तो ऐसी सुविधा प्रति भोजन 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त है एवं आदि के वेतन में समझ जाएगा। 50 रुपये पर भोजन तक फ्री है, उसके बाद टैक्सेबल है। नोट, यदि उस सुविधा कार्य समय पश्चात प्रदान की गई तो पूर्णतः कर योग्य, ऑफिस टाइम के बाद की गई है तो पूरी टैक्सेबल है। यदि उक्त सुविधा हेतु नियोक्ता ने कोई राशि कर्मचारी से वसूल की है तो उसे हम कम कर देंगे। यदि खाने कूपन दिए गए हैं वो ये तो कर मुक्त होंगे। यदि इनका उपयोग खाने की मदों के लिए किया गया है तो अन्यथा कर योग्य होगा। फिर 10 है, 10 नंबर देखिए, उपहार, वाउचर या टोकन का मूल्यांकन। यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों का किसी समारोह उत्सव अवसर आदि पर कोई उपहार देता है अथवा कोई वाउचर या टोकन देता है जिसके बदले में उपहार प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसा उपहार या वाउचर या टोकन है आदि सुविधा का मूल्य उपहार का मूल्य अथवा वाउचर का मूल्य होगा। इसमें यदि गत वर्ष में ऐसे उपहार में कुल राशि 5,000 से अधिक नहीं है तो संपूर्ण राशि कर मुक्त होगी। अगर 5,000 से ऊपर है तो आदि क्या होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। यदि उपहार नगद है तो ऐसे प्रपत्र के माध्यम दिया गया जो नगद या रोकड़ में परिवर्तित नहीं है तो ऐसे उपहार की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। अब क्रेडिट कार्ड की सुविधा का मूल्यांकन। कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों द्वारा किए गए व्यय जिसमें सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क भी सम्मिलित है, क्रेडिट कार्ड या एड ऑन कार्ड पर प्रभावित है, तो इसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो ऐसे भुगतान की राशि अनुलाभों का मूल्य होगी। यदि ऐसा वह पूर्णतः कार्यालय संबंधित निम्न शर्तें पूरी होने पर ऐसे तक मूल्य शून्य हो जाएगा।
पहली शर्त है ऐसे व्यय राशि जिसकी तिथि एवं प्रकृति का संपूर्ण लेखनता जो रखा गया है, अगर उसका रिकॉर्ड रखा गया है तो। सेकंड पॉइंट है कर्मचारी का इस बात उल्लेख करते हुए प्रमाण पत्र देगा कि ऐसा व्यय पूर्णतः एवं केवल कार्यालय हेतु किया गया है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऐसे व्ययों का सत्यापन एवं प्रमाण कर्मचारी के उच्च अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तब तो ये सुविधा का मूल्य। डी पॉइंट और इसमें यदि ऐसा व्यय मनोरंजन से संबंधित है, कर्मचारी ने इसे कार्यालय संबंधित होने का दावा करता है, तो ऐसे व्यय को विस्तृत विवरण मनोरंजन का उद्देश्य प्रकृति मनोरंजन व्यक्ति रखना होगा। तो इन अगर ये शर्तें पूरी होती है तो वो सुविधा का मूल्य दिल माना जाएगा। अगर कोई राशि वसूल की है इस कर्मचारी से तो उसको हम कम कर देंगे। 12th पॉइंट हमारा क्लब की सदस्यता एवं क्लब व्ययों का भुगतान। कर्मचारी एवं उसके पारिवारिक सदस्यों ने इस क्लब की सदस्यता प्राप्त की है, क्लब में कोई व्यय किया है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जा रहा है या पुनर्मरण किया जा रहा है, तो ऐसे भुगतान की सुविधा का मूल्य होगा वह कर योग्य होगा। यानी जो राशि उसने चुकाई है या पुनर्मरण की है तो वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अगर कोई राशि कर्मचारी से वसूल की गई तो उस राशि को हम कम कर देंगे, बाकी जो बचेगी शेष राशि उस वही सुविधा का मूल्य होगा। निम्न परिस्थितियों में सुविधा का मूल्य शून्य होगा यदि क्लब का उपयोग पूर्णतः एवं केवल कार्यालय संबंधी कार्य हेतु किया जा रहा है, तो इस हेतु नियोक्ता का व्ययों का पूर्ण रेखा रखना होगा एवं उस अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। सेकंड है यदि नियोक्ता ने हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एवं ऐसी ही अन्य क्लब सुविधा सभी कर्मचारियों समान से प्रदान किए तो टैक्स फ्री हो जाएगा। यदि नियोक्ता ने किसी क्लब की निगमित सदस्यता ले रखी है, इसका उपयोग कर्मचारी या उसके पारिवारिक व्यक्तियों ने किया है, तो सुविधा का मूल्य निर्धारित करते समय निगमित सदस्यता प्राप्त करने पर चुकाया गया मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास में हम विशिष्ट कर्मचारियों को दिए जाने वाले अनुलाभों का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं जानेंगे। धन्यवाद।